वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। 11वीं मई आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। 11 मई सन 1857 के ऐतिहासिक दिन पर एक रोमांचक कहानी। ठीक 3:30 बजे सारी दिल्ली सो रही थी। लाल किले के बारूद खाने की ऊपरी मंजिल में गंगाजमनी पिंजरे के भीतर से, जिस पर कारचोबी की वस्तनी चढ़ी थी, बुलबुल हजारदास्तान ने अपनी कूक लगाए। रात के सन्नाटे में उस सुरीले पक्षी का यह प्रकृत राग रात की विदाई का सूचक था। कूक सुनते ही बहराम खां गोलंदाज कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा और तोप पर बत्ती दी। मोती मस्जिद में अजान का शब्द हुआ। चप्पी मुक्की वालियां शाही मसहरी पर आ हाजिर हुईं और धीरे धीरे बादशाह के पांव दबाने लगी। बादशाह की नींद खुली। वे तुरंत नित्य कृत्य से निपटकर मस्जिद में आ नमाज में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सबके साथ नमाज पढ़ी और फिर वजीफा पढ़ने लगे। सूर्योदय के साथ ही बादशाह मस्जिद से निकले। चारों ओर मुजरा करने वाले खड़े थे। दरवाजे पर पहुंचते ही हाथ में सुनहरी बल्लम लिए जसोलनी ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में पुकारा, पीरो मुर्शद हुजूर पाली बादशाह सलामत उम्रदराज। 3 बार उसने यह वाक्य घोषित किया। इसके बाद ही दरबारीगण अदब से झुक गए और बादशाह को देखते ही बोले, तरक्की इकबाल दराजे उम्र। बादशाह ने दीवाने फरहत में प्रवेश किया। असीले अदब से सिर नवाए खड़ी थी। आंगन में एक सुसज्जित तख्त बिछा था। बादशाह उस पर बैठ गए। जसोलनी दारोगा दोनों हाथों में अतलस चढ़ी बुकयां लिए या हाजिर हुई। गुस्लखाने के दारोगा ने सामने आ सिर झुकाया। बादशाह उठकर गुसल करने चल दिए। जौनपुरी खली, सुगंधित बेसन, चंबेली, शब्बो, मोतिया, बेला, जूही, गुलाब के तेल बोतलों में भरे क्रम से रखे थे। शक्काबे में एक ओर ठंडा और दूसरी ओर गर्म पानी भरा था। चांदी के लोटे और सोने की लुटियां जगमगा रही थीं। गुस्ल हुआ और बादशाह पोशाक के कमरे में चले गए। ख्वाजा हसन बेग दारोगा ने आकर आदाब बजाया। उसने लखनऊ की चिकन का कुर्ता, दोनों ओर तुक में धुंडियां, लट का चौड़े पायते का पायजामा जिसमें दिल्ली का कमरबंद पड़ा था हाजी रकिया। बादशाह ने कपड़े बदले, मखमली चप्पल पहने। अब शमीम खाने का दारोगा आ हाजिर हुआ। उसने सिर में तेल डाला, कंधा किया, कपड़ों में इत्र लगाया। बादशाह तस्बीह खाने में आए, माला फेरी, कुछ दुआएं पढ़ी और दीव ने खिलवत में चले गए। दवाखाने के मुंतजिम ने आगे बढ़कर कौनिश की और हकीम हसन की सील मुहरबंद शीशियां पेश की। मुहर तोड़ी गई और याकुती की प्याली तैयार की गई। तभी ख्वास ने चांदी की तश्तरी में छिलकों में 2 तोला भुने चने पेश किए। बादशाह ने याकुती की प्याली पी, फिर चनों से मुंह साफ किया और बेगमी पान की एक गिलोरी खाकर मिट्टी के कागजी हुक्के को मुंह लगाया। इतने ही में खबरों का अफसर आ हाजिर हुआ। रात भर की खबरें सुनाई गई। बादशाह ने एक पान की गिलोरी और खाए और उठकर दीवाने आम को चल दिए। बादशाह तख्त पर बैठे। प्रत्येक विभाग का अधिकारी हाथ बांधे हाजिर था। बादशाह ने सबकी ओर एक दृष्टि की। एकाएक एक चीतकार ने उनका ध्यान भंग किया। एक भंगन रोती पीटती चली आ रही थी। दीवाने आम के सामने आकर वह धरती चूमकर और हाथ जोड़कर बोली, जहां पनाह मिर्जा महमूद मेरी 2 मुर्गियां ले गए। लाल किले के बादशाह भंगन की फरियाद से खिन्न होकर बोले, रो मत, जा मुर्गियां आती हैं। भंगन जमीन चूमती हुई उल्टे पैर लौट गई। शाहजादा मिर्जा महमूद की तलबी हुई। वे आंखें नीची किए आ खड़े हुए। अरे महमूद, गरीब भंगन की मुर्गियां, हाय हाय। बादशाह ने करुण भाव से कहा। फिर अली अहमद दारोगा की ओर देखकर बोले, दिलवा दो और एक बढ़ती। मिर्जा महमूद ने धरती चूमी और दारोगा ने उन्हें संग ले जाकर 3 मुर्गियां भंगन को दिलवा दी। वह सन 1857 की 11वीं मई का प्रभात था। मुगलों का प्रताप सूर्य अस्त हो चला था। बादशाह बहादुर शाह बूढ़े और असहाय थे। उनकी बादशाहत सिर्फ लाल किले ही तक सीमित थी। बाकी तमाम मुल्क अंग्रेजी अमलदारी में आ गया था। बादशाह भावुक और सज्जन थे। डर थे शासन की गड़बड़ी देश में चल रही थी। दिल्ली में भांति भांति की अफवाहें फैल रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि 11वीं मई को दिल्ली लूटी जाएगी, परंतु अफसर सावधान न थे। 7 बजे सुबह हथियारबंद सिपाहियों की एक टुकड़ी नावों के पुल को पार करके नगर में घुसी। उसने पहले पुल के ठेकेदार को मार डाला और उसका सब रुपया लूट लिया। इसके बाद उन्होंने पुल को तोड़ दिया। नगर कोतवाल खबर पाते ही अंग्रेज रेजिडेंट के पास गया। रेजिडेंट ने कोतवाल को तमाम कागजात शहर में ले जाने की आज्ञा दी और तुरंत किले में आकर उसके सब फाटक बंद करा दिए। उस समय किले में और भी कई अंग्रेज पुरुष और स्त्री थे। थोड़ी देर बाद किसी ने किले के लाहौरी दरवाजे पर आकर कहा, द्वार खोल दो। तुम कौन हो? मैं मेरठ के रिसाले का सवार हूँ। और लोग कहाँ हैं? अंगूरी बाग में हैं। उन्हें भी ले आओ। सवार लौट गया और सूबेदार चुपचाप फाटक पर टहलने लगा। विद्रोही दल फाटक पर आ पहुंचा और सूबेदार ने फाटक खोल दिया। विद्रोही दल तेजी से किले में घुस पड़ा। यह देख रेजिडेंट पीले पड़ गए। उन्होंने सूबेदार को आज्ञा दी कि फाटक की गारद के सिपाहियों को बंदूक भरने की आज्ञा दो। सूबेदार ने गाली देकर कहा, भाग सुअर। इसके बाद ही एक गोली ने रेजिडेंट का काम तमाम कर दिया। अब तो जहां जो अंग्रेज मिला कत्ल कर दिया गया। दरियागंज, जहां अंग्रेज लोग रहते थे, वहां के सभी मकानों में आग लगा दी गई।
सारे शहर में लूटमार और मारकाट मच गई और दोपहर होते होते शहर का वह भाग धान्य धान्य जलने लगा। उसी दिन प्रातःकाल 8 बजे के लगभग 5-6 सवार दीवाने खास की ओर बड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बादशाह ने गुलामों से कहा, देखो ये कौन है, उन्हें शोर करने से रोक दो। इतना कहकर वे अपने खास कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मुख्तार गुलाम अब्बास को बुलाया और कहा, ये सवार मेरठ से आए हैं और चाहते हैं कि मजहब की हिफाजत में अंग्रेजों से लड़ें। तुम फौरन कप्तान डगलस के पास जाकर इत्तला कर दो और उनसे मुनासिब बंदोबस्त करने को कह दो। इतना कह उन्होंने अपने शाही खिदमतगार से हकर दरवाजा बंद करा लिया। आज्ञानुसार गुलाम अब्बास कप्तान डगलस के पास गया और उन्हें शाही हुक्म सुना दिया। कप्तान डगलस सुनते ही साथ हो लिए और दीवाने खास में आए। बादशाह भी इनसे मिलने के लिए आ गए। बादशाह में इस समय खासी शक्ति थी। वे बिना किसी का सहारा लिए सिर्फ लकड़ी टेकते हुए आ गए थे। उन्होंने कप्तान डगलस से पूछा, आपको मालूम हुआ कि क्या मामला है? ये फौजी सवार आए हैं और मनमानी कार्यवाही बहुत जल्द शुरू करना चाहते हैं। हकीम एहसानुल्लाह खां और गुलाम अब्बास भी उस समय वहीं उपस्थित थे। कप्तान डगलस ने बादशाह से प्रार्थना की कि खास बैठक का दरवाजा खुलवा दीजिए जिससे मैं उन सवारों से मुंह दर मुंह बात कर सकें। बादशाह ने कहा कि मैं आपको ऐसा न करने दूंगा क्योंकि वे लोग कातिल हैं, ऐसा ना हो कि आप पर वार कर दें। परंतु कप्तान डगलस ने दरवाजा खुलवाने के लिए हट किया, पर बादशाह सहमत नहीं हुए और कप्तान डगलस का हाथ थामक कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त हकीम एहसानुल्लाह खां ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आपको बातचीत ही करनी है तो बरामदे में से कर लीजिए। इस पर कप्तान डगलस दीवाने खास और कमरा शाही के चवाले कटहरे में आए और उस स्थान को देखने लगे जहां वे सब सवार जमा हो रहे थे। वहां 30-40 सवार नीचे खड़े नजर आए, जिनमें से कुछ के पास नंगी तलवारें थीं और कुछ पिस्तौल और कारतूस हाथ में लिए हुए थे। और कई एक पुल की तरफ से चले आ रहे थे। इनके साथ अनेक पैदल भी थे जो शायद साइज थे, जिनके सिरों पर गठरियां थीं। कप्तान डगलस ने सवारों को ललकार कर रहा, इधर ना आना, ये शाही बेगमात के कमरे हैं। तुम यहाँ खड़े हो बादशाह की बेइज्जती कर रहे हो। यह सुनते ही वे सब एक एक करके राजघाट के फाटक से चले गए। इनके जाने के बाद कप्तान बादशाह के पास फिर हाजिर हुए। बादशाह ने किला और शहर के दरवाजे बंद करने के लिए कहा, जिससे विद्रोही भीतर न आ सकें। कप्तान डगलस ने बादशाह को विश्वास दिलाया कि भय की कोई बात नहीं है और वे उचित प्रबंध करेंगे। यह कहकर कप्तान डगलस चले गए और बादशाह अपने कमरे में चले आए। अब्बास और हकीम एहसानुल खां दोनों दीवाने खास में आकर बैठ गए। यहाँ इन्हें बैठे हुए 1 घंटा बीता होगा कि कप्तान डगलस का खिदमतगार एक रुक्का लिए हुए दौड़ता आया, जिसमें हकीम एहसानुल्लाह खां को बुलाया था। एहसानुल्लाह खां ने अब्बास का भी साथ ले लिया। जो आदमी उन्हें लेने के लिए आया था उसने कहा था कि कप्तान डगलस कलीद खाने में हैं, परंतु वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वे अपने मकान पर चले गए हैं। इसी समय उन्होंने दरियागंज में बहुत सा धुआं उड़ते देखा और राह चलतों की जबानी सुना कि सवार बंगलों पर फायर कर रहे हैं। जब वे गश्त करते हुए कप्तान डगलस के निवास स्थान पर लाहौरी दरवाजे किले के पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि वे तीसरे कमरे में हैं। बीच के कमरे में मिस्टर सीमैन फ्रेजर मिले। हकीम एहसानुल्लाह खां कप्तान डगलस से मिलकर फिर किले के अंदर चले गए और अब्बास मिस्टर फ्रेजर के अनुरोध से इनके साथ हो लिए। ये बादशाह से 2 तोपें और कुछ पैदल सवार कप्तान डगलस के निवास स्थान की रक्षा के लिए मांगने जा रहे थे। अब्बास और मी-0 फ्रेजर सीढ़ियों से उतर आए। उनके साथ एक सज्जन और थे। मी-0 फ्रेजर के पास एक तलवार थी और इनके साथी के पास एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में बंदूक थी। मी-0 फ्रेजर ने जल्द पहुंचने की इच्छा की। बादशाह के कमरे में पहुंचकर उन्होंने ज्यों ही खबर कराई, बादशाह बाहर आ गए। अब्बास ने मी-0 फ्रेजर की प्रार्थना बादशाह से निवेदन की। बादशाह ने सुनते ही तमाम फौज जो उस वक्त उपस्थित थी, कुछ अफसरों से जो मिल सके 2 तो लेकर फौरन कप्तान डगलस के निवास स्थान पर पहुंचने की आज्ञा दी। इसी समय हकीम एहसानुल्लाह खां भी आ गए। उन्होंने बादशाह से कहा कि कप्तान डगलस ने 2 पालकियों के लिए भी प्रार्थना की है, जिससे लेडियों को जो इनके मकान में ठहरी हैं हर मसरा में लाकर छिपा दिया जाए। बादशाह ने हकीम एहसानुल्लाह खां से बंदोबस्त करने के लिए कहा और नियत सेवकों को 2 पालकियां और उनके उठाने के लिए विश्वासी कहारों को भेजने का हुक्म दिया और कहा उन्हें सीधे रास्ते न लाएं, किंतु बाग के पीछे से चक्कर देकर लाएं, जिससे विद्रोही सवारों को जो किले में घुस गए हैं यह न मालूम होने पाए। बादशाह हुक्म देकर अंदर खड़े हुए जल्दी की ताकीद कर रहे थे और हकीम एहसानुल्लाह खां इनके पास खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद एक सेवक जो पालकियां लेने गया था वापस आकर कहने लगा कि पालकियां भेज दी गई हैं, परंतु थोड़ी देर बाद पालकियों वाले भी उलटकर आ गए। उन्होंने सूचना दी कि मी-0 फ्रेजर कत्ल कर दिए गए। यह 10 बजे से पहले की घटना है। हकीम एहसानुल्लाह खां ने फिर दूसरा आदमी ठीक खबर लाने को भेजा। साथ ही कप्तान डगलस कहाँ हैं यह भी दरियाफ्त कराया। वे लोग कुछ देर बाद वापस आए और कहा कि मी फ्रेजर ही नहीं किंतु कप्तान डगलस और उनके साथ वाली स्त्रियां भी कत्ल कर डाली गई।
बादशाह यह सुनकर अंदर चले गए। गर गुलाम अब्बास हकीम एहसानुल्लाह खां के साथ अत्यंत साहस करके दीवान खाने के कमरे में चला आया। तत्काल बाद ही पैदल सिपाहियों के दोनों दस्ते जो किले के फाटकों पर थे, मेरठ के बागी सवारों को साथ लिए हुए दीवाने खास में आए, जहां इन लोगों ने बंदूकों और पिस्तौलों से हवा में फायर किए और एक हंगामा जमा कर दिया। बादशाह शोरगुल सुनकर अंदर से निकल आए और दीवाने खास के दरवाजे पर खड़े होकर अपने खिदमतगारों से कहा, लोगों को शोर मचाने से रोको और सिपाहियों को आगे आने को कहो। फिर शोर बंद हो गया और अफसर सवार उसी तरह घोड़ों पर चढ़े हुए बादशाह के पास आए और कहा, वे चाहते हैं कि कारतूसों का इस्तेमाल एकदम बंद कर दिया जाए, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के मजहब के खिलाफ है, क्योंकि इनमें सुअर और गाय की चर्बी है। और उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में उन्होंने मेरठ के तमाम अंग्रेजों को कत्ल कर डाला है और अब वे बादशाह से सहायता चाहते हैं। बादशाह ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, यह तुमने बड़ी दुष्टता का काम किया। इस पर 100 या 200 के लगभग सिपाही जो मेरठ से आए थे आगे बढ़े और दीवाने खास में घुस गए और कहा, जब तक हुजूर बादशाह हम में सम्मिलित न हो, हम मुर्दा लोग हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बादशाह एक कुर्सी पर बैठ गए और सिपाही सवार अफसर एक के बाद दूसरे आते गए और जमीन पर गिर गिर कर बादशाह को अपना हाथ इनके सिरों पर रखने के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने ऐसा ही किया। उस समय खूब शोर और ऊधम मचा हुआ था और सब लोग एक राय होकर ऊंची आवाज से चिल्ला रहे थे। बादशाह अपने खास कमरे में चले गए और सवारों ने सहन में घोड़े बांध धकर दीवाने आम में अपने बिस्तर खोलकर बिछा दिए और किले के चारों तरफ पहरा तैनात कर दिया। विद्रोहियों के शहर में घुसाने, अंग्रेजों के कत्ल करने, इमारतों को जलाने, ढहाने, महसूलखाना मीरबहर को ढा देने की खबर जब छावनी में पहुंची तो जंगी अफसरों ने तमाम फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। सबसे पहले 54 नाम 0 रेजिमेंट हिंदुस्तानी पैदलों की 6 कंपनियां रेली साहब की अधीनता में काश्मीरी दरवाजे की ओर चली। इनके साथ सिर्फ बंदूकें थीं। 2 कंपनियां मेजर टेम्परेस की अधीनता में तोपों के साथ जाने को तैयार हो गईं। थोड़ी दूर ही पर विद्रोहियों से इनकी भेंट हो गई। अफसर बेफिक्री से आगे आगे चल रहे थे। विद्रोहियों ने सिपाहियों से कहा, तुम्हें हम कुछ न कहेंगे, सिर्फ इन फिरंगियों को मारेंगे। इतना कहकर उन्होंने गोलियां सर करनी शुरू कर दी। पहली ही गोली में कर्नल रेली गिर पड़े। विद्रोहियों ने तत्काल उनका सिर काट डाला। कंपनी के सिपाहियों ने अफसरों की आज्ञा से न बंदूकें भरी न विद्रोहियों को रोका, वे सब भी विद्रोहियों में मिल गए। इतने में एक कप्तान सिपाहियों की गारद लिए पहुंच गए जो 1 सप्ताह के लिए शहर की रक्षा के लिए नियत किए गए थे। उन्होंने यह माजरा देख अपनी गारद को फायर का हुक्म दिया, पर उन्होंने भी उनकी परवाह न की और कहने लगे, तुम फिरंगियों ने हमारा मजहब खराब किया है, हमसे अब रहम की आशा न रखना। निदान सभी अफसर कत्ल कर डाले गए। 11 बजे दोपहर को जब इस घटना की खबर छावनी पहुंची तब 74 नम 0 रेजिमेंट की पूरी टुकड़ी विद्रोह का दमन करने को शहर की ओर चली, परंतु इसकी सिर्फ 2 ही कंपनियां वहां हाजिर थीं, बाकी सब सिपाही लापता थे। रास्ते में अफसरों की लाशें छावनी की ओर गाड़ियों पर लदी हुई आती दीख पड़ी। उनके ऊपर स्त्रियों के गाउन पड़े थे। 12 बजे के लगभग पहाड़ी पर का बुर्ज स्त्रियों, घायलों और बच्चों से भर गया। किसी तरह का प्रबंध संभव न था। बेहद शोर हो रहा था। न खाने का प्रबंध था न पानी का। कोई न किसी की आज्ञा मानता था और न कुछ सुनता था। शाम हो रही थी। शहर में चारों ओर आग ही आग दिख रही थी। पद पद पर विपद और अशांति बढ़ रही थी। आसपास के सिपाही बेकहे हो रहे थे। अंत में सबने जैसे बना वहां से भाग जाने में खैर समझी। जिधर जिसका सीन समाया भाग निकला। कोई करनाल, कोई मेरठ और कोई किसी और। उसी दिन सुबह 7-8 बजे के बीच सर पी ओफल्स में काफ युगली साहब के मकान पर गए और कहा, मैगजीन में चलकर 2 तो निकलवा दीजिए और उन्हें पुल पर भिजवा दीजिए जिससे विद्रोही पुल न पार कर सकें। युगली साहब मेटकाफ साहब के साथ मैगजीन तक आए। वहां लेफ्टिनेंट ड्यूली, लेफ्टिनेंट रेंज कंडक्टर और एक्टिंग सब कंडक्टर कट्रो तथा सार्जेंट एडवर्ड और स्टुअर्ट अपने हिंदुस्तानी अमले के साथ हाजिर थे। सर पी ओफल्स अपनी गाड़ी से उतर पड़े और लेफ्टिनेंट ड्यूली के साथ बुर्ज पर गए जो यमुना की तरफ था। वहां से पुल साफ नजर आ रहा था। वहां पहुंचकर देखा तो विद्रोही पुल को पार कर रहे थे। यह देखते ही सर पी और मेटकाफ लेफ्टिनेंट ड्यूली को लेकर तुरंत शहर पनाह के दरवाजे देखने गए, जो सब खुले थे और विद्रोही उसमें शोर मचाते हुए प्रविष्ट हो रहे थे। यह देख लेफ्टिनेंट घोड़ा दौड़ाते हुए मैगजीन में वापस आए और उसके दरवाजे बंद कराकर तेगे लगवा दिए और दरवाजे के भीतर 2 तोपें 6 पन्नी की दुचंद गर्राव भरवाकर एक्टिंग सब कंडक्टर और सार्जेंट स्टुअर्ट की अधीनता में दे दी। इन लोगों को बत्तियां देकर हुक्म दे दिया गया कि अगर विद्रोही दरवाजे के भीतर घुसें तो सर कर दी जाएं। मैगजीन का बड़ा दरवाजा भी उसी तरह 2 तोपों से मजबूत कर दिया गया तथा दरवाजों के अंदर गोखरू बिछवा दिए गए। इसके सिवा 2 तोपें दूरदर्शिता के ख्याल से इस तरह और रखवा दी गईं कि उनका गोला दरवाजे और बुर्ज तक पहुंच सके। दरवाजों तथा सामान के दफ्तर के बीच के रास्ते में 6 पन्नी और 24 पन्नी का गुब्बारा इस तरह गाड़ दिया गया था कि जिधर चाहे घुमाकर आसपास के मकानों की रक्षा कर सकें।
इन सब गुब्बारों और तोपों में दूने गर्राफ छर्रे भरवा दिए गए थे। इस प्रकार मैगजीन की रक्षा का यथासंभव प्रबंध करके हिंदुस्तानी अमलों को हथियार बांटे गए जो उन्होंने अनिच्छा से लिए। इसके बाद कंडक्टर एक लो तथा सार्जेंट स्टुअर्ट ने एक शिताबा लगाया और हुक्म दिया गया कि जब लेफ्टिनेंट के हुक्म से कंडक्टर यूमली अपनी टोपी सिर से उठाकर इशारा करें, फौरन शिताबे में आग दे दी जाए। यह प्रबंध हो ही रहा था कि कब ले से एक गार्ड ने आकर कहा, शाही दिल्ली का हुक्म है कि फौरन मैगजीन उनके हवाले कर दी जाए। परंतु इस हुक्म की तालीम नहीं की गई, न जवाब दिया गया। इसी बीच में लेफ्टिनेंट को इत्तला मिली कि मैगजीन की दीवारों पर चढ़ने के लिए किले से जीने आ रहे हैं। कुछ देर में जीने आ गए और टिड्डी दल की तरह विद्रोही मैगजीन में घुस आए। भीतर के सिपाही भी उनमें मिल गए। जब तक गोला बारूद रहा, लड़ाई होती रही। लाशों के ढेर लग गए पर विद्रोही बहुत थे। लेफ्टिनेंट रेंज ने रक्षा के सब उपाय कर डाले, सब तोपें चार चार बार सरकी गईं। विद्रोही सावन भादों की बौछार की तरह गोलियां बरसा रहे थे। जब गोला बारूद खत्म हो गया और बचने की कोई आशा न रही तो लेफ्टिनेंट यूली ने मैगजीन को उड़ाने का इशारा किया। उसकी तामीर तुरंत कर दी गई। तमाम शिताबों में आग लगा दी गई। ऐसा धड़ाका हुआ कि आसपास के मकान ढह गए। जो दीवारें टूट गई थीं उनके रास्ते बचे खुचे आदमी जमुना की ओर भागे। लेफ्टिनेंट रेंज और कंडक्टर ड्यूली जीवित बच निकले, पर ये दोनों बुरी तरह झुलस गए थे। उनका सारा माल असबाब, उनकी स्त्री और 3 बच्चे इसमें खत्म हो चुके थे और उनका एक हाथ बिल्कुल निकम्मा हो गया था। जमुना पार इन्हें विद्रोहियों ने घेर लिया। कई घाव आए, उनके सब कपड़े उतार लिए गए। ये भूखे प्यासे किसी तरह 12 दिन भटकते फिरते मेरठ पहुंच पाए। लूटपाट और खून खराबी का बाजार गर्म था। विद्रोही सिपाहियों के साथ बहुत से शहर के लुच्चे गुंडे मिल गए थे। पहले उन्होंने गिरजाघर और अंग्रेजों की कोठियों को लूटकर जला डाला। औरत बच्चे और मर्द जो जहां मिले कत्ल कर डाले गए। कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष किसी तरह जान बचाकर छावनी में इकट्ठे हो गए थे। कैसे जान बचावें, भागकर कहां जाएं, यह सूझ नहीं पड़ता था। अनेक अंग्रेज अफसर हाथ, पैर और चेहरे पर कालिक पोत, फटे चिथड़े पहन कहीं के कहीं भाग निकले थे। सड़कों पर घोड़ों, बग्घियों, पालकियों और पैदलों की भरमार थी। चारों तरफ से बंदूकों की आवाजें आ रही थीं। घायलों और मरने वालों के कराहने की आवाजों से कलेजा कांप रहा था। सारे बाजार बंद, सारी गलियों में सन्नाटा, सारे घर बंद। विद्रोहियों ने नगर में एक घोड़ा भी नहीं छोड़ा था। सब छीन ले गए थे। जिन दुकानदारों ने उनसे दाम मांगा उनको उन्होंने मार डाला। बिना किसी छोटे बड़े का लिहाज किए सबसे बदअज़बा नी की मुसाफिरों को लूट लिया। शहर वाले भूखे मर रहे थे। विधवाएं मकानों में रो रही थीं। वे विद्रोहियों को गालियां दे रही थीं। नित नया कोतवाल बदलता था। जहां नकद रुपया दिखता विद्रोही लूट लेते थे। सब रुपया सिपाहियों के अधिकार में था। शाही खजाने में एक पैसा भी जमा न था। किसी किसी विद्रोही रेजिमेंट के पास इतना रुपया जमा हो गया था कि वे मुश्किल से कूच कर सकते थे। बोझ कम करने को उन्हें रुपयों की मुहरें बदलवानी पड़ती थी। महाजनों ने मुहरों का भाव इतना बढ़ा दिया था कि 16 की मुहर 24-25 की मिलती थी। जैसे उन्होंने महाजनों को लूटा था उसी भांति महाजन अब उन्हें लूटते थे। बहुधा पीतल की अश्वियां तक बेच दी जाती थी। जिस रेजिमेंट को लूट का माल हाथ न लगा था वे रुपये वालों पर ईर्ष्या करते थे। रुपये वाले सिपाही लड़ाई से कतराते थे। इससे दूसरी रेजिमेंट के सिपाही उन्हें लानत मलामत देते थे। कभी कभी दोनों में ठनते ठनते रह जाती थी। बादशाह की तरफ से प्रत्येक पैदल को 4 आना और सवार को 1 रुपया रोज भत्ता मिलता था। शाहजादे फौज के अफसर बना दिए गए थे, पर ये ऐश के पुतले दया के पात्र थे। बेचारों को दोपहरी की धूप में घोड़े पर चढ़कर घर से बाहर निकलना मुसीबत थी। इन्होंने गजलें सुनना, शराब पीना और मौज करना सीखा था। तोप और बंदूकों की आवाज से इनके दिल धड़कते थे। न ये बेचारे परेड कराना जानते थे, न फौज का संचालन, न उन पर शासन ही कर सकते थे। उनकी मूर्खता पर सिपाही हंसते थे। कभी कभी बदजबानी भी कर बैठते थे। जो शाही फौज थी वह तो और भी बहादुर थी। जब उसका जी चाहता युद्धस्थल से लौट आती थी। ये लोग पैरों पर जख्म के बहाने चिथड़े लपेटकर हाय तौबा करते, लंगड़ाते वापस चले आते थे। ये लोग मार्तों के पिछाड़ी और भागतों के अगाड़ी थे। बादशाह सलामत फौज के लिए मिठाई वगैरह युद्ध स्थल में भेजते थे तो यार लोग रास्ते ही में उसे लूट लेते थे। जिन विद्रोहियों का मतलब हल हो चुका था और जेबें भर गई थी, उन्होंने अपनी तलवारें और बंदूकें कुओं में डाल दी थी और तितर बितर होकर जंगलों और देहातों में भाग गए थे। उन्हें भय था कि अंग्रेजी फौजें आ रही हैं। वास्तव में यदि उसी दिन अंग्रेजी फौजें आ जाती तो दिल्ली पर उसी दिन अधिकार हो जाता। इन्हें भी गांव के गुर्जरों ने खूब लूटा। न तो बादशाह की आज्ञा ही कोई न मानता था, न शाहजादों ही को कोई पूछता था। न वे बिगुल की परवाह करते थे और न वे अफसरों की सुनते थे। न वे अपना कर्तव्य ही पालन करते थे। अपनी वर्दियां तक पहनने की उन्हें परवाह न थी। बेचारे शाहजादे जो इनके अफसर बनाए गए थे, अपनी फौज की भाषा तक नहीं समझ सकते थे। वे दुभाषियों के द्वारा बातें करते थे।
वे अपने ऐशो आराम की याद कर करके पछताते थे। शिल के गोलों से शहर के बहुत से मकानात खंडहर हो चुके थे। दीवाने खास में जो संगमरमर का तख्त बिछा था, चूर चूर हो गया था। अंग्रेजी स्कूल लूटकर जला डाला गया था और अंग्रेजी किताबें गली कचों में पड़ी हुई थी। जो अंग्रेजी बोलता था उसी की सिपाही खूब मरम्मत कर डालते थे। मैगजीन फटने से सैकड़ों मकान ढह गए थे। 500 से अधिक आदमी मर गए थे। लोगों के मकानों में इतनी गोलियां गिरी थीं कि लड़कों ने आध आध शेर और किसी किसी ने शेर शेर भर चुन ली थी। मैगजीन फटने के बाद विद्रोही और गुंडे उसे लूटने को टूट पड़े। जो सामान टोपी, बंदूक, तलवार और संगीने ले सके उठा ले गए। खलासियों ने घरों को उम्दा उम्दा हथियारों से भर लिया और रुपये के 3 सेर के हिसाब से तोल तोल कर बेच डाला। तांबे की चादरें रुपये की 3 सेर भी की। बंदूक की कीमत 8 आना थी। फिर भी कोई खरीदता न था। अच्छी से अच्छी अंग्रेजी किर्च 4 पाने में महंगी थी और संगीन तो 1 आने को भी कोई नहीं पूछता था। तोपदान और परतले इतने अधिक थे कि लूटने वालों को इस का 1 पैसा भी नहीं मिलता था। मजनू के टीले में जितनी बारूद थी, आधी तो गुर्जरों ने लूट ली थी और आधी शहर में आ गई थी। सिर्फ 7 मास बाद 27 जनवरी 1858 को तख्ता पलट चुका था। वही बदनसीब दीवाने खास था। चीफ कमिश्नर पंजाब सर जॉन लॉरेंस की आज्ञा से भाग्यहीन बादशाह पर एक यूरोपियन फौजी कमीशन की अधीनता में मुकदमा चलाया जा रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल दास प्रधान विचारक के आसन पर थे। बादशाह मोहम्मद शाह अभियुक्त की हैसियत से अदालत में हाजिर थे। दीवाने खास की सुनहरी छत लर्ज रही थी और उसके संगमरमर के खंभे काम रहे थे। हलफ आदि की साधारण कार्यवाही होने के बाद बादशाह पर फर्द जुर्म लगाया गया, जिसका मतलब यह था। बादशाह मोहम्मद बहादुर शाह ने कंपनी बहादुर के पेंशन याफ्ता होने पर भी सैनिकों को बगावत करने में उत्तेजना और मदद दी। उन्होंने अपने बेटे मिर्जा मुगल को, जो सरकार अंग्रेजी की प्रजा था, और अन्यों को सरकार अंग्रेज के विरुद्ध हथियार उठाने में मदद दी। उन्होंने ब्रिटेन की प्रजा होने पर भी उसके प्रति राजभक्ति नहीं रखी और अपने को अनुचित रूप से बादशाह हिंद प्रसिद्ध कर लिया, जिससे अनेक अंग्रेज औरतें, बच्चे व मर्द कत्ल कर दिए गए। ये सब एक 16 सन 1857 की रूह से भयानक अपराध हैं। फर्द जुर्म सुनाने के बाद अदालत ने बादशाह से पूछा, मोहम्मद बहादुर शाह, तुमने ये अपराध किए हैं? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। अदालत ने गवाह बुलाने का हुक्म दिया, परंतु सरकारी वकील ने मुकदमे की तशरीह करते हुए कहा कि अदालत के अधिकार सिर्फ फैसले ही तक सीमित किए गए हैं, क्योंकि मेजर जनरल विल्सन ने अभियुक्त से वादा किया है कि उसे प्राणदंड नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अभियुक्त की जिंदगी का जिम्मा कप्तान हडसन ने लिया है, इसलिए इस फौजी कमीशन को अधिकार नहीं था कि अभियुक्त के लिए कोई दंड तजवीज करे। कागज पढ़े जाने लगे और बादशाह बेहोश हो गए। विवश अदालत अगले दिन के लिए उठ गई। वह बूढ़ा बदनसीब बादशाह रंगून के एक शानदार कैदखाने में एक लाचार लावारिस कैदी की भांति अपने आखिरी दिन बिताकर एक दिन मर गया। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।